Myself, Dr. M.L. Sharma, Associate Professor, भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र। आज का विषय है एक्सपेंशन ऑफ वैदिक कल्चर इन हरियाणा। हरियाणा में वैदिक सभ्यता का प्रसार। इस विषय के अंतर्गत आर्यों के सामान्य परिचय, आर्यों के हरियाणा में आगमन, आर्यों के विषय में जानने के लिए स्रोत, सोर्सेज, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था तथा साहित्य के संबंध में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। वैदिक सभ्यता अति प्राचीन एवं प्रसिद्ध सभ्यता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग थे। इस सभ्यता को आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। इस संस्कृति के निर्माताओं ने आर्य शब्द का प्रयोग अपनी जाति के लिए किया। इस सभ्यता के लोग श्रेष्ठ व गुणी जाति से संबंध रखते थे। आर्य कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग कहाँ से आए? कब आए? विद्वानों ने इन जटिल प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सर्वाधिक मान्य उत्तर यह है कि ईसा से कई शताब्दी पूर्व ये लोग अफगानिस्तान, ईरान आदि स्थानों से उजड़कर कुछ दूर मध्य एशियाई देशों में और कुछ यूरोपीय देशों में जा निकले। कुछ कबीले नीचे पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्र में आ गए। एंट्री ऑफ आर्यंस इन हरियाणा। आर्यों का हरियाणा आगमन। हरियाणा में आने से पूर्व आर्यों ने बहुत दुनिया देखी, पर उन्हें हरियाणा जैसी स्थली अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुई। कल कल बहती सदा नीरा सरस्वती और दृष्टवती की वादी को देखकर वे कृतकृत्य हो गए। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि के दर्शन से ही उनके नेत्र खिल उठे। इस माटी की सुहानी गंध से उनके मस्तिष्क तरोताजगी से भर गए। इसलिए यहीं उन्होंने अपने डेरे डाल दिए और इस प्रकार घुमक्कड़ आर्यों का हरियाणा प्रथम स्थायी ठिकाना बना। वे घुमक्कड़ी को छोड़कर कृषक बने और यहाँ आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का शुभ आरंभ हुआ। सोर्सेज ऑफ आर्यंस। आर्यों से संबद्ध सामग्री। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सामग्री, और वैदिक लिटरेचर, वैदिक सामग्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सामग्री। बहुत से विद्वानों, जिनमें बीबी लाल
मुख्य हैं। आर्यों को चित्रित धूसर मृत भांडों की सभ्यता से जोड़ते हैं। डॉक्टर केसी यादव के अनुसार यह बात सही लगती है। चित्रित मृत भांडीय लोग अपने अति पूर्व वैदिक रूप में आर्य ही हैं। पुरातात्विक अन्वेषणों से चित्रित धूसर मृद भांडीय सभ्यता से संबंधित हरियाणा भर में 300 से अधिक ठिकानों का पता चला है। सुग, भगवानपुर, राजा कर्ण का किला, दौलतपुर इत्यादि की तो खुदाई हुई है, लेकिन इन खुदाइयों से कुछ मृत भांडों और छोटी मोटी वस्तुओं के सिवाय कोई खास सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये सब खुदाइयां बड़े ही सीमित ढंग से हुई हैं। इसलिए यह हो सकता है कि बड़े पैमाने पर खुदाई करने से कुछ और मूल्यवान सामग्री प्राप्त हो सकती है। वैदिक लिटरेचर, वैदिक कालीन साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे बहुमूल्य निधि और सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इसकी रचना हरियाणा प्रदेश में हुई थी। देववाणी संस्कृत भाषा में लिखित यह ग्रंथ 10 मंडलों अध्यायों में बटा है, जिसमें 10,552 मंत्र हैं। हरियाणा के पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के जीवन के लगभग सभी पक्षों पर ऋग्वेद में पर्याप्त सामग्री मिलती है। 3 अन्य वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्ववेद हमारे ज्ञान को और विस्तृत करते हैं, क्योंकि इनमें से भी अधिकांश भाग इसी अक्षेत्र में निर्मित हुए थे। इसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियां इत्यादि को भी उनके जीवन का आईना कहा जा सकता है। फीचर ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषताएं। पॉलिटी ऑफ वैदिक एज, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। विलेज, गांव। आर्यों का जीवन बड़ा सादा था। वे अधिकांशतः गांवों में बसते थे। ग्राम कई परिवारों के समूह से बनता था। ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में यह कहना बड़ा कठिन है कि उस समय हरियाणा में कितने गांव थे, किंतु हाँ, पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उनकी तादाद थोड़ी ही होगी। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, जो गांव के कुछ समझदार चुने हुए लोगों की सलाह तथा सहयोग से गांव की व्यवस्था करता था। विंश, कई ग्रामों से मिलकर एक विंश बनता था।
जो कि आजकल के जिले की तरह होता था। संभवतः उस समय हरियाणा में कोई 5-6 विंश अवश्य रहे होंगे। विंश का मुखिया विंशपति कहलाता था और वह अपने विंश की हर प्रकार की व्यवस्था का जिम्मेदार होता था। विंशपति चुनाव द्वारा नियुक्त होता था। जन कई विंशों को मिलाकर जन होता था। जन संभवतः आजकल के प्रांतों की तरह ही एक इकाई होता था, किंतु गहराई में जाने पर इसमें और आधुनिक प्रांतों में थोड़ा अंतर अवश्य दिखाई पड़ता है। आधुनिक प्रांत एक केंद्रीय शक्ति के अधीन होते थे, परंतु जन प्राय स्वतंत्र होते थे। जन बहुधा गणराज्य प्रणाली से संचालित होते थे, किंतु वहां राजा की सत्ता भी मानी जाती थी। राजा में निरंकुशता नहीं थी, उसे प्रजा स्वयं चुनकर बनाती थी। सभा और समिति। राजा दो समितियों सभा और समिति की सलाह से कार्य करता था। समिति जन के समस्त लोगों का संगठन होता था। इसके अध्यक्ष को इंसान कहा जाता था, जबकि सभा केवल मुख्य अधिकारियों तथा विद्वानों की बैठक होती थी। सभा का अध्यक्ष सभापति कहलाता था। इसके सदस्य पित्त या सभासद कहलाते थे। यदि राजा ठीक काम नहीं करता था तो प्रजा उसे हटा भी सकती थी। वैदिक सोसाइटी, वैदिक कालीन समाज, फैमिली, परिवार। तब समाज की आधारशिला आजकल की तरह ही परिवार अथवा कुल होता था। परिवार पितृ प्रधान होते थे। परिवार का स्वामी होने के नाते पिता गृहपति या कुलपति कहलाता था। वह अपने परिवार की सुरक्षा, जीवन संचालन तथा यज्ञ इत्यादि करने के लिए जिम्मेदार होता था। उसकी पत्नी, बेटे बेटियां, पोते पोतियां आदि सभी उसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे। उसके शब्द परिवार के लिए कानून होते थे। वह आज्ञा भंग करने वाले सदस्य को कठोर से कठोर दंड दे सकता था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि गृहपति निर्दय एवं निष्ठुर होते थे। आमतौर पर वे बड़े दयालु तथा उदार हुआ करते थे। पोजीशन ऑफ वीमेन, स्त्रियों की स्थिति। परिवार में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। पत्नी पति के अधीन होते हुए भी गृह स्वामिनी थी। वह पति के साथ सभी धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी, इसलिए उसे सहधर्मिणी कहा जाता था। पर्दे का उन दिनों रिवाज नहीं था। गृह कार्य में वे पूरी सजग रहती थी। शिक्षा के क्षेत्र में वे किसी से कम न थी। अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा, घोषा, सिक्ता जैसी आदर्श नारियों ने तो वैदिक मंत्रों तक की रचना करके ऋषि पद को प्राप्त कर लिया था। नृत्य और संगीत कला में वे बहुधा खूब प्रवीण हुआ करती थी। बाल विवाह तथा सती की कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी।
विधवा स्त्रियां पुनः विवाह कर सकती थी, विशेषकर तब जबकि निसंतान हो। प्राय यह विवाह अपने देवर के साथ किया जाता था। उन दिनों एक से अधिक विवाह करने की प्रथा भी नहीं थी। हाँ, कई राजवंशों में इसका अपवाद अवश्य दृष्टिगोचर होता है। एक से अधिक पति रखने का सर्वदा अभाव था। आश्रम सिस्टम, आश्रम व्यवस्था। उस समय मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में विभक्त था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, यह आश्रम पहले 25 वर्ष तक होता था। सर्वप्रथम ब्रह्मचारी का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इस विधि से वह द्विज बनता था। इसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू होती थी। अध्ययन 25 वर्ष की अवस्था तक चलता था। वह इस काल में पूर्ण ब्रह्मचारी रहता था। ब्रह्मचर्य लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से होता था। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम आता था। 25वें वर्ष में विवाह करके इसमें प्रवेश होता था और 50वें वर्ष तक इसमें रहा जाता था। गृहस्थ में पत्नी से आशा की जाती थी कि वह पति, ससुर और सास के लिए कल्याणमयी हो। गृहस्थ आश्रम में स्थिर रहकर पति के लिए संतान उत्पन्न करना भी पत्नी का कर्तव्य होता था। पुरुष और नारी दोनों को वैदिक आदेश थे कि वे मिलकर चलें, प्रेम से रहें, स्वस्थ जीवन जिएं, धन अर्जित करें और उसे शुभ कार्यों में लगाएं। वानप्रस्थ, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ था, जो कि 50वें वर्ष से 75वें वर्ष तक था। इसमें मनुष्य गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परोपकारी कार्यों में लगा रहता था। इसके बाद संन्यास आश्रम था, जो कि 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक था। इस आश्रम में आ जाने पर मनुष्य सब का त्याग कर देता था। अब उसका काम जगत से दूर रहकर जगत का कल्याण करना था। चारों आश्रमों में रहकर मनुष्य सुखी संतोषपद जीवन व्यतीत करते थे। वर्ण सिस्टम, वर्ण आश्रम। तत्कालीन समाज में जहां जाति प्रथा का नितांत अभाव था, वहां समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बटा हुआ था। वर्ण व्यक्तिगत योग्यता एवं श्रेष्ठता के आधार पर बने हुए थे। ब्राह्मण विद्या प्रसारण का कार्य करते थे। क्षत्रिय रक्षा का भार संभालते थे। वैश्य व्यापार करते थे। शूद्र अन्य बचे हुए सेवा आदि कार्य करते थे। उस काल में उत्तम कर्म करके कोई भी व्यक्ति अपने से ऊपर के वर्ण में जा सकता था तथा नीच कर्म करने पर गिरकर नीचे के वर्ण में चला जाता था। फूड, भोजन। उस काल में यहाँ के लोगों का भोजन सादा परंतु पौष्टिक होता था। वे दूध, घी, मक्खन, छाछ आदि का खूब प्रयोग करते थे। वे गेहूं, चावल, जौ तथा दालों में उड़द व मूंग का सेवन करते थे। वे फल, हरी तरकारियां, शहद आदि भी लेते थे। वे सोम नामक
पेय भी प्रयोग में लाते थे। सोम जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी और इसे प्राय दूध में मिलाकर पिया जाता था। मादक द्रव्यों को पीना बुरा माना जाता था क्योंकि इनसे अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्लोथ्स, पहनावा। भोजन की तरह ही इन दिनों लोगों की वेशभूषा में भी सादगी थी। ऊन, कपास तथा रेशम के बने वस्त्र अक्सर 3 तरह के हुआ करते थे। नीवी अर्थात नीचे पहनने वाले वस्त्र, वास अर्थात शरीर के मध्य भाग के वस्त्र, अधिवास अर्थात शरीर के ऊपर के वस्त्र। ये वस्त्र बिना सिले लपेटकर गांठ देकर पहने जाते थे। कई बार शरीर को ढकने के लिए कुछ लोग पशुओं, विशेषकर जंगली पशुओं की खाल भी शरीर पर लपेट लेते थे। पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे। सामान्यतः उनके वस्त्र सफेद रंग के हुआ करते थे, किंतु कुछ धनी लोग सुनहरी तारों से कढ़े हुए रंगीन वस्त्र भी धारण करते थे। ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, आभूषण तथा श्रृंगार। उस काल में स्त्री पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे। विशेषकर फूलों की माला का खूब प्रयोग होता था। अमीर लोग सोने आदि के आभूषण भी पहनते थे। केश सज्जा पर वे खास ध्यान देते थे। केशों में तेल लगाकर कंघी से उन्हें संवारते थे। स्त्रियां केशों को बटकर तरह तरह की वेणियां तथा जूड़े बनाती थी। वे इत्र, फुलेल आदि का प्रयोग भी करती थी। अम्यूजमेंट्स, मनोरंजन। जीवन की नीरसता को दूर करने के लिए लोग उन दिनों कई प्रकार के मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे रथों की दौड़, आखेट, गायन, नृत्य, नाटक तथा चौपड़ इत्यादि। इसके अतिरिक्त लगभग लगभग हर पखवाड़े में उनके यहाँ कोई ना कोई उत्सव मनाने का विधान था। उत्सवों पर वे नाच गाने का प्रोग्राम रखते थे, जिनमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। एजुकेशन, शिक्षा। उस समय में यहाँ शिक्षा की स्थिति काफी उत्तम थी। समसामयिक साधनों से पता चलता है कि उस समय शिक्षा के 2 उद्देश्य थे। प्रथम, जीवन को सुखमय तथा प्रतिष्ठित बनाना, और दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति। दोनों ही उद्देश्य एक दूसरे के पूरक थे और निश्चित रूप से शिक्षा का उद्देश्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति था। पर इससे आगे एक जटिल समस्या थी। ऐसे कठिन उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाएं? विद्यार्थी को इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 2 प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता था। एक पढ़ाई, इंस्ट्रक्शन, और दूसरा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ये दोनों ही प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल व्यवस्था। बालक को अल्पायु में ही गुरु के पास भेज दिया जाता था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि बालक को गुरु के घर नहीं अपितु उसके कुल परिवार में भेजा जाता था। इस अवसर पर एक साधारण सी रस्म अदा की जाती थी, जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। इसके बाद बालक गुरु के संरक्षण में चला जाता था।
यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि शूद्रों के बालक भी गुरुकुल में प्रवेश पा सकते थे। गुरुकुल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या अत्यंत कठिन होती थी। उसे प्रातः बहुत तड़के उठना पड़ता था, शरीर शुद्धि के लिए स्नान करता था, फिर प्रार्थना, संध्या और यज्ञ होता था। तत्पश्चात कुछ खा पीकर तथा गुरुकुल का कार्य करने के बाद अध्ययन शुरू होता था। कितनी देर तक अध्ययन चलेगा, यह विषय की जटिलता एवं सुगमता विद्यार्थी की योग्यता तथा वातावरण पर निर्भर करता था। दोपहर का भोजन 12 बजे के आसपास किया जाता था। थोड़े आराम के बाद फिर अध्ययन शुरू हो जाता था। दिन समाप्त होता था। सूर्य अस्त होने पर फिर संध्या होती थी। सोने का समय 8 से 9 बजे के मध्य था। पर सोने से पूर्व बालक को सेवा कार्य भी करने पड़ते थे। कुल मिलाकर एक साधारण विद्यार्थी दिन में 8 घंटे तक पढ़ता था। आजकल की तरह प्राचीन काल में पाठ्यक्रम निश्चित नहीं था। किस विद्यार्थी को कौन सा पाठ्यक्रम दिया जाना है, इसका निर्णय गुरु करता था, परंतु किसी के लिए कोई भी विषय पढ़ने की मनाही नहीं थी। यजुर्वेद में वर्णन मिलता है कि शूद्र भी वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। पढ़ाने के बदले में गुरु विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं लेता था। पढ़ाना गुरु धार्मिक कर्तव्य समझता था। विद्यार्थी गुरु के परिवार के सदस्य की तरह होता था। हरियाणा में प्राचीन काल में कई गुरुकुल थे जिन्हें योग्य अध्यापक चलाते थे। इनमें राखीगढ़ी, हिसार, सियाणा, महेंद्रगढ़, बागोत, महेंद्रगढ़, ढोसी, महेंद्रगढ़, दुबलदन, रोहतक, कलायत जींद, व्यासथली कुरुक्षेत्र, पेवा कुरुक्षेत्र, थानेसर कुरुक्षेत्र इत्यादि प्रसिद्ध थे। महिलाओं के गुरुकुल अलग थे। इन गुरुकुलों को साध्वी महिलाएं चलाती थी, जिन्हें ऋषिकाएं या ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। लिटरेचर, साहित्य सृजन। प्राचीन युग में हरियाणा में काफी मात्रा में साहित्य की रचना हुई, पर दुर्भाग्यवश यह सारे का सारा साहित्य अब हमें उपलब्ध नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला, काफी साहित्य नष्ट हो गया। दूसरा, जो बचा भी है उसकी सुनिश्चित ढंग से खोज नहीं की गई है। जो बचा है उसमें 4 वेद प्रसिद्ध हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अग्नि नामक ब्रह्म ऋषि ने इस ज्ञान को विश्व के सम्मुख उद्घाटित किया था। ऋग्वेद विश्व के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऐसा दुनिया भर के विद्वानों ने एक स्वर से माना है। दूसरे शब्दों में हरियाणा प्रदेश को यह गौरव प्राप्त हुआ कि उसने विश्व को प्रथम ज्ञान ग्रंथ दिया। अन्य वेद ऋग्वेद के साथ साथ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी हरियाणा में ही रचे गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि अन्य वेद यहाँ तब रचे गए जबकि आर्य हरियाणा से आगे निकल गए थे। लेकिन डॉक्टर के सी यादव के अनुसार
ये गलत है। यदि ऋग्वेद हरियाणा से संबद्ध है तो अन्य वेद भी हरियाणा से संबद्ध होने चाहिए, क्योंकि सारे वेद एक ही समय उद्घाटित हुए हैं। ऋग्वेद में तीनों अन्य वेदों का जगह जगह चर्चित होना कथन की पुष्टि करता है। अतः तीन वेद भी हरियाणा की धरती से क्रमशः वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों के मुख से प्रस्फुटित हुए। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद, वेदांग, स्मृतियां, दर्शन शास्त्र भी आर्यों के प्रसिद्ध साहित्य हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक दशा, कृषि, एग्रीकल्चर। उस समय भूमि को उर्वरा तथा खिल्य नामक दो भागों में बांटा गया था। उर्वरा भूमि पर खेती करते थे तथा खिल्य लोगों की शामलात सांझी जमीन थी, जहां पर लोग पशु चराते थे। हल व बैल से खेती की जाती थी। उस समय की प्रमुख फसलें थी गेहूं, जौ, दाल, सब्जियां, फल, गन्ना व कपास। कैटल रेयरिंग, पशुपालन। वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान थी, जिनमें पशुओं का स्थान बहुत ऊंचा था। अन्य लोगों की तरह हरियाणा के लोग भी उन दिनों अपने पास बहुत अधिक संख्या में गायें रखते थे। इसके अतिरिक्त वे घोड़े, भेड़ बकरियां और गधे आदि भी घरों में रखते थे। आर्यों को सबसे ज्यादा डर पणियों से लगता था। इन्हें पशु चोर कहा जाता था। ट्रेड, व्यापार। सैंधवों की तरह यहाँ के कुछ आर्य लोग व्यापार और वाणिज्य भी करते थे। यह धंधा वणिकों के हाथ में था। ये लोग देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर व्यापार करते थे। व्यापारी वस्त्र, पलंगपोश, अनाज, खालें व अन्य वस्तुएं बेचते थे। व्यापार में विनिमय प्रथा प्रचलित थी और मूल्य की माप गाय होती थी। कालांतर में सिक्कों का प्रचलन भी हो गया। इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, उद्योग धंधे। इस काल में कुछ छोटे मोटे उद्योग धंधे प्रचलित थे। इनमें प्रसिद्ध धंधा कपड़ा बुनने का था। यह कार्य प्राय पुरुष ही करते थे, किंतु स्त्रियां यदा कदा उनका हाथ बटा देती थी। इसके अलावा कपड़ों को रंगने तथा उन पर कढ़ाई करने का भी प्रचलन था। बढ़ई का पेशा भी उन दिनों आदर से देखा जाता था। ये लोग हल, रथ, छकड़े, नौकाएं इत्यादि बनाते थे। सुनार, सोने के आभूषण तैयार करते थे। लुहार, सुइयां, उस्त्रे, नेजे, तलवारें आदि बनाते थे। चर्मकार, मरे हुए जानवरों की खाल को रंग लिया करते थे और उससे थैले, चाबुक, धनुष की रस्सी आदि बनाते थे। स्त्रियां घास आदि से चटाई बनाती थी और भी बहुत सारे धंधे थे। वैदिक धंधा भी उन्नत था।
जड़ी बूटी और शल्य द्वारा वैद्य लोग बीमारी का इलाज करते थे। एक उदाहरण के रूप में किन्हीं एक विषपाला की एक टांग लड़ाई में टूट गई थी, उसके स्थान पर लोहे की दूसरी टांग लगा दी गई थी, जो कि पहली टांग की तरह ही उसको सहारा दे सकती थी। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन। मोनोथीजम, एकेश्वरवाद। हरियाणा के वैदिक धर्मावलंबी लोगों का धार्मिक जीवन काफी सरल था। वे ईश्वर के अस्तित्व विश्वास रखते थे। उनका ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, अनादि, अनंत, अजन्मा, निर्विकार था। वह न अवतार लेता था और न ही उसकी कोई मूर्ति बनाई जा सकती थी। वैदिक गॉड्स, वैदिक देवते। वे ईश्वर के विभिन्न रूपों को मानते थे, अर्थात वे इस परमेश्वर परमात्मा की भिन्न भिन्न शक्तियों को देवी देवताओं के रूप में अवश्य देखते थे। जैसे वरुण संसार का अधिष्ठाता था, प्रत्येक वस्तु का ज्ञाता उपास देव था। इंद्र शत्रुओं का संहार तथा कृषि को विकसित करता था। सूर्यदेव प्रतिदिन आकाश का चक्कर लगाता हुआ मनुष्यों की यात्रा में उनका मार्गदर्शन करता था। उषा को एक सुंदर नवयुवती बताया गया है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और समस्त संसारिक कोश की स्वामिनी है। वह अंधकार को दूर करके प्रकाश देती हैं। अग्नि सब यज्ञों को संपन्न कराने वाली, जीवन के प्रत्येक पहलू को सार्थक बनाने वाली देवी थी। इसके अतिरिक्त वायु, पृथ्वी, सरस्वती, सोम, यम दिन, यमी रात आदि भी आर्यों के लिए पूजनीय देवी देवता थे। उसी के विविध रूप थे। वस्तुतः ये देवी देवता ईश्वर से पृथक अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते थे। मोड ऑफ वर्शिप, पूजा विधि। यहाँ के निवासियों की पूजा करने की विधि आजकल की पूजा विधि से बिल्कुल भिन्न थी। न वे मंदिरों का निर्माण करते थे, न ही मूर्तियों का। न वे पंडितों को बुलाते थे और न पुरोहितों को। अपने घर आंगन में बड़े सरल ढंग से वेद मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ करके वे पूजा संपन्न करते थे। इस कार्य में परिवार के सभी सदस्य भाग लेते थे। विशेष अवसरों पर बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था, तब पुरोहित आदि का आना होता था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें घी, दूध, अन्न, सोमरस आदि की आहुतियां डाली जाती थी। ग्रोथ ऑफ फिलोसफी। उस काल में लोग केवल देव पूजा और याज्ञिक अनुष्ठानों में ही तत्पर रहते हों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग आध्यात्मिक संबंधी विचार के लिए भी प्रयत्नशील रहते थे। सृष्टि से पहले क्या दशा थी? सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? इस सृष्टि का कर्ता कौन है? इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे लोग गंभीरता के साथ विचार किया करते थे।
वैदिक काल में दर्शन फिलोसफी का खूब विकास हुआ। थैंक यू।